यूएस गवर्नमेंट ने रिसेंटली तहव्वुर राना को इंडिया को एक्स्ट्राडाइट करने के लिए अलाउ किया है और इंडिया उसे एक्स्ट्राडाइट करके लेके आया है अभी फ़िलहाल। तो अब इसी से रिलेटेड एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन बनता है कि एक्स्ट्राडाइटेशन होता क्या है बेसिकली, और इसकी प्रोसेस क्या होती है, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। बट बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको एक चीज़ से अवेयर या बेसिकली एक बार इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमारा यूपीएससी का नेक्स्ट मंथ कोर्स एक फुल फाउंडेशन कोर्स, फुल कंप्लीट जीएस जनरल स्टडीज़ का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें या फीचर्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग क्लासेस, पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप, जिसमें सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ही जो है इसमें इनटेक किया जाएगा पूरे बैच में। देन उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पूरा मटेरियल इंग्लिश में और टेस्ट सीरीज़ इंक्लूडेड। ये सारी चीज़ें आपको एक बहुत ही नॉमिनल फ़ीस में ये कोर्स में प्रोवाइड की जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस कोर्स की कि इसमें आपको फ़ी रिफ़ंड की फुल गारंटी दी जाएगी कि आपको इसमें कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि आप यूपीएससी में मतलब it does not feel like to you that you are wasting your money, and it should feel like you that we are working together to basically clear this exam। तो इस केस में अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी या रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना है तो आप मुझे इस नंबर पे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं या कांटेक्ट या कॉल कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये genuinely I am saying कि only 50 students will be admitted in this course, so and that will be decided only on first come first serve basis। तो उस केस में in case if you want to join this course, please do contact me as early as possible। सो बात करते हैं एक्सट्रेडिशन की। एक्सट्रेडिशन बेसिकली होता क्या है? ये बेसिकली एक फॉर्मल प्रोसेस होती है जिसमें एक कंट्री एक इंडिविजुअल को सरेंडर करती है दूसरे कंट्री को जहाँ पे उसने कोई क्राइम कमिट किया है, जिसके लिए उसको प्रोसिक्यूशन या पनिशमेंट के लिए डिमांड किया जा रहा है। तो ये बेसिकली ये जो पूरी प्रोसेस गवर्निंग होती है ये एक्सट्रेडिशन की, ये बायलैटरल ट्रीटी से गवर्न होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो एक या फिर एक बायलैटरल ट्रीटी जो बेसिकली दो कंट्रीज़ आपस में एक्सचेंज करना चाहती हैं, या फिर एक लार्जर मल्टीलैटरल ट्रीटी के अंदर में होती है जिसमें मल्टीपल कंट्रीज़ एंगेज हों। ये बहुत ही रेयर होता है, एक्सट्रीमली रेयर होता है कि कोई इंडिविजुअल बिना किसी दो कंट्रीज़ के बीच में बिना किसी ट्रीटी के एक्सट्रेडाइट हो जाए। इवन इन प्रेजेंस ऑफ ट्रीटीज़ एक्सट्रेडिशंस जनरली काफ़ी कंटेंशियस होते हैं और कई बार बहुत बहुत लंबा टाइम लेते हैं। तो ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ क्या बोलती हैं या इनमें क्या रूल चलता है? जैसे पुरानी जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ हुआ करती थी उनमें एक लिस्टेड स्पेसिफिक ऑफेंसेस की एक लिस्ट होती थी, और ये ऑफेंसेस की लिस्ट एक कंट्री दूसरी कंट्री को देती थी कि हमारे यहाँ ये कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो क्रिमिनलाइज्ड माने जाते हैं, क्रिमिनल माने जाते हैं, और जिसके लिए कभी आप कोई पर्सन हमारे यहाँ इन लिस्ट में से कोई क्राइम करके अगर आपकी कंट्री में जाता है तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अंदर में आप हमें इसे वापस दीजिएगा। तो इसमें ओनली इंडिविजुअल्स जिनके ऊपर इन ऑफेंसेस के ऊपर चार्ज या इन ऑफेंसेस को लेके चार्ज या कन्विक्ट हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता था। लेकिन आज की डेट में जो ट्रीटीज़ होती हैं ये जनरली डुअल क्रिमिनलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करती हैं। इसका ये मतलब है कि ये जिस क्राइम के लिए आप उस पर्सन को एक्स्ट्राडाइट करना चाहते हो वो दोनों कंट्रीज़ में, मतलब जो कंट्री उस इंडिविजुअल को रिक्वेस्ट कर रही है और जिस कंट्री में वो छुपा हुआ है, इन दोनों कंट्रीज़ में ये क्राइम जो है ये प्रोसिक्यूटेबल होना चाहिए, मतलब इस पर पनिशमेंट होना चाहिए, पनिशेबल होना चाहिए। जनरली एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ जितनी भी होती हैं उनमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ केसेस होते हैं स्पेसिफिक केसेस जिनमें एक्सट्रेडिशन जो है ये रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की जो बांग्लादेश के साथ ट्रीटी है वो दोनों कंट्रीज़ को ये अलाउ करती है कि वो पॉलिटिकल नेचर के केसेस में एक्सट्रेडिशन जो है उसको रिफ्यूज़ कर सकें, या ऐसे केसेस में जिसमें एक्यूजेशन गुड फेथ में नहीं किया गया हो जस्टिस के इंटरेस्ट में, वहाँ पे उनको वो वापस लौटा सकें। जैसे इस लाइन को कभी डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि व्हाट इज़ एन एक्यूजेशन मेड इन गुड फेथ इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो उस केस में कंट्री बाई कंट्री इन जनरल मीनिंग डिसाइड होता है कि इस पर्सन को एक्स्ट्राडाइट करना अलाउ करना है या नहीं करना है, इसमें कोई बोनाफाइड एक्यूजेशन है या नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट के अकॉर्डिंग इंडिया की 48 कंट्रीज़ के साथ अभी एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ है और 12 कंट्रीज़ के साथ नॉन बाइंडिंग एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट है। नॉन बाइंडिंग का मतलब दूसरी कंट्री के ऊपर कंपल्शन नहीं है कि वो एक्सट्रेडिशन करे ही करे, इवन इफ़ इंडिया प्रूव्स कि इन्होंने ये क्राइम किया है। देन व्हाट अबाउट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रेडिटिंग समवन? किसी पर्सन को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सट्रेडाइट करना हो तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? जैसे इसकी जो स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं प्रोसेस की वो तो ट्रीटी बाय ट्रीटी वेरी करती है,
बट इन जनरल प्रोसेस ऐसे बिगिन होती है कि एक कंट्री जिसको वो इंडिविजुअल चाहिए जिसने उनकी जुरिस्डिक्शन में क्राइम किया है, वो दूसरी कंट्री को जहाँ पे वो छुपा हुआ है उसे एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट करती है। एक बार एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट आती है तो जनरली उसी कंट्री में, जिस कंट्री में वो इंडिविजुअल छुपा हुआ है या बैठा हुआ है, वहाँ पे उसकी पूरी अपनी खुद की लीगल प्रोसेस चलती है, जहाँ पे ये डिटरमाइन किया जाता है कि इंडिविजुअल जो है उसको एक्सट्रेडाइट किया जा सकता है या नहीं। अगेन ये प्रोसेस में स्पेसिफिक डिटेल्स जो हैं या स्पेसिफिक प्रोसेस जो है वो क्या फॉलो करेगी दूसरी कंट्री, ये वेरी कर सकती है। कोई एक पर्टिकुलरली सेट प्रोसेस नहीं है कि दूसरी कंट्री को जहाँ पे एक्सट्रेडिशन डिसाइड हो रहा है कि कंट्री मतलब इंडिविजुअल को वापस उस कंट्री में भेजा जाए कि नहीं, वो ऐसी कोई एक डिटेल्ड सेट प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, वो अपनी लीगल खुद की प्रोसीजर फॉलो करता है। तो कुछ ट्रीटीज़ हैं जो एक्सट्रेडिशन तभी अलाउ करती हैं जब इंडिविजुअल जो है वो क्राइम के लिए कन्विक्ट हुआ हो रिक्वेस्टिंग कंट्री में। क्राइम के लिए कन्विक्ट होने का मतलब उनके ऊपर प्रूव हो गया है चार्ज, या बियॉन्ड एविडेंस या बियॉन्ड डाउट, ये बेसिकली कंक्लूसिव है या डिसाइडेड है या पता है कि ये क्राइम उन्होंने ही किया हुआ है। लेकिन कुछ केस में या कुछ कंट्रीज़ में सिर्फ ऑफिशियल चार्ज जो है उसके बेसिस पे भी एक्सट्रेडिशन किया जा सकता है। यू डोंट नीड टू प्रूव कि उस पर्सन ने वो क्राइम किया ही किया है उस रिक्वेस्टिंग कंट्री में। फाइनली एक बार एक इंडिविजुअल जो है वो कभी तभी एक्सट्रेडाइट किया जा सकता है जब उसकी रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दिया जाए, और ये ग्रांट तभी दिया जाता है जब वो अपनी सारी अपील्स एग्जॉस्ट कर ले। मतलब ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली डिसाइड हो जाता है। एक बार वहाँ के कोर्ट ने, उस कंट्री के कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इस पर्सन को एक्सट्रेडाइट किया जा सकता है, तो उस केस में उस पर्सन के पास एक चांस होता है, 1 या 2 या 3 चांस होते हैं कि वो ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर पाए अपने एक्सट्रेडिशन ऑर्डर के अगेंस्ट में। जैसे तहव्वुर राना के केस में उन्होंने 2 से 3 बार अपील की थी यूएस के अलग अलग कोर्ट्स में कि उनको इंडिया में ना भेजा जाए या इंडिया में एक्सट्रेडाइट ना किया जाए। जनरली एक बार जब रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाती है या एक्सट्रेडिशन अप्रूव हो जाता है, तो जो कंट्री रिक्वेस्ट कर रही है उसके ऑफिशियल्स जो हैं वो दूसरी कंट्री में जाके इंडिविजुअल की कस्टडी लेते हैं। जैसे राहना के केस में इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने लॉस एंजलिस में जाके यूएस में उनकी कस्टडी ली। नाउ व्हाट मेक्स एक्सट्रेडिशन डिफ़िकल्ट, क्या चीज़ें हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सट्रेडिशन को हार्ड बनाती हैं। जैसे ये पूरी प्रोसेस हमने डिटेल में देख ली, पढ़ ली, समझ ली, कंसेप्ट समझ लिया, लेकिन उसके बाद भी एक्सट्रेडिशन की प्रोसेस इतनी ईजी या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ हैं वो सारी कंट्रीज़ को एक स्पेस अलाउ करती हैं कि वो किसी न किसी तरीके से एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर पाएँ। मतलब द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक और कंक्लूड इज़ कि एक्सट्रेडिशन मोर देन अ लीगल मैटर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मैटर होते हैं या डिप्लोमेटिक इशू होते हैं, क्योंकि लीगल बेसिस पे जो पर्सन को एक्सट्रेडाइट किया जाना चाहिए कई बार सालों सालों तक उस पर्सन को एक्सट्रेडाइट नहीं किया जाता, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि वो रिक्वेस्टिंग कंट्री के साथ कुछ बार्गेन कर सकती है उनके एक्सचेंज में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ने राणा के एक्सट्रेडिशन की पहली रिक्वेस्ट जो है ये 10 साल पहले से भी ज़्यादा करी हुई थी, 2010-11 के आसपास। हाउएवर इसकी रिक्वेस्ट तभी ग्रांट हुई इंडिया की 2023 में जब जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया की रिक्वेस्ट को सपोर्ट किया। मतलब मोर देन अ लीगल मैटर इट इज़ बेसिकली अ पॉलिटिकल मैटर। और इसका एक और एग्जांपल हमको देखने मिलता है डेविड हेडली की रिक्वेस्ट में। तहव्वुर राना की तरह डेविड हेडली भी 26/11 के एक टेरर एक्यूज़ हैं, लेकिन डेविड हेडली ने यूएस गवर्नमेंट के साथ बेसिकली प्ली बार्गेनिंग की थी। प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है उन्होंने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये बेसिकली डील की थी कि मैं आपको पाकिस्तान की जो टेरर कैंप्स हैं या टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी काफ़ी सारी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन बदले में आप मुझे कभी भी इंडिया में एक्सट्रेडाइट नहीं करोगे। यूएस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था और इसीलिए उनका कभी भी एक्सट्रेडिशन नहीं किया गया और यूएस में ही वो 35 ईयर्स की प्रिजन सेंटेंस काट रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर हाउ डिप्लोमेटिक दीज इश्यूज रिलेटेड टू एक्सट्रेडिशन बिकम. So I hope this issue of extradition is clear to you. If you liked the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam and do subscribe to the channel if you haven't yet. अगर आपने इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अदर देन दैट वी आल्सो हैव एन इंस्टाग्राम पेज जिसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमसे इंटरेक्ट करने के लिए इसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।